दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज की इस घड़ी में समंदर से आई है तस्वीरें सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक सीधा संदेश है। अब खेल बदल चुका है। हिंद महासागर से लेकर हॉर्मोज के मुहाने तक आज ताकत, रणनीति और इरादों की ऐसी गूंज सुनाई दी है जिसने दुनिया की बड़ी ताकतों को भी सतर्क कर दिया है। यह कोई सामान्य तैनाती नहीं, बल्कि वह निर्णायक पल है जहां भारत ने साफ कर दिया है कि उसके हितों को छूने की कीमत बहुत भारी होगी। हेलो मेरे भाइयों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये हमारा जो वीडियो होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एकदम एक्चुअल एंड ऑथेंटिक न्यूज के बारे में कि भाई साहब अभी दुनिया में क्या चल रहा है। दोस्तों, मेरे जितने भी न्यूज चैनल है, इन सभी चैनल्स में आप लोगों को बिल्कुल जेन्युइन एंड ऑथेंटिक न्यूज में आपको देता रहता हूं, आपको बताता रहता हूं कि करंट अफेयर में और दुनिया में अभी चल क्या रहा है, प्लस हमारे देश की नई नीति, नया डिफेंस नॉलेज या फिर नया चीजें या फिर कुछ नई चीजें बन रही है या फिर दुनिया में क्या चल रहा है, सब कुछ अपडेट्स आपको मेरे न्यूज चैनल पे मिलता रहता है। मतलब ये जो चैनल है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैनल को बिल्कुल स्किप मत करना, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आप लोगों को जो भी वीडियोस मिलेगी बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही जेन्युइन वीडियो मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी चलिए आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए और इस अपडेट्स के बारे में जान लीजिए। दोस्तों, समंदर की लहरों पर आज एक ऐसा मंजर देखने को मिला है जिसने दुनिया की महाशक्तियों के माथे पर पसीना ला दिया है। जिस स्टेट ऑफ हॉर्मज को दुनिया का सबसे खतरनाक मोड़ माना जाता है, वहां आज भारत के सबसे शक्तिशाली विमान वाहक पोत IS विक्रांत ने अपनी मौजूदगी से इतिहास रच दिया है। पिछले कुछ समय से खबरें आ रही थीं कि समंदर के संकरे रास्ते में भारतीय व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। स्थिति इतनी थी कि हमारे जहाज़ों की सुरक्षा पर संकट मंडराने लगा था। लेकिन जैसे ही नई दिल्ली से आदेश जारी हुआ, समंदर का यह तैरता हुआ किला यानी विक्रांत अपनी पूरी मारक क्षमता के साथ होर्मुज के मुहाने पर जा खड़ा हुआ और फिर जो हुआ उसने पूरे मिडिल ईस्ट के सामरिक समीकरण को बदल कर रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब होर्मुज में ईरानी सेना भारतीय जहाज़ों को लगातार निशाना बनाने लगी, तब विक्रांत ने अपना मोर्चा संभाला। विक्रांत के रडार ने जैसे ही IRGC के जहाज़ों को अपने निशाने पर लिया, विपक्षी सेनाओं को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा। यह भारत की उस बढ़ती सैन्य शक्ति का प्रमाण था जिसे देखकर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्ट्स यानी IRGC को कदम पीछे खींचने पड़े। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि वह ईरान जो अब तक भारतीय जहाज़ों को लगातार निशाना बना रहा था, अब उन्हें सम्मान के साथ रास्ता देने लगा है। दुनिया को लग रहा है कि शायद यह कोई कूटनीतिक समझौता है, लेकिन सच तो यह है कि भारत की सैन्य मुस्तैदी ने उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया है। भारत इस बार किसी भी तरह के ढुलमुल रवैया के मूड में नहीं है। होर्मुज में विक्रांत को अकेले नहीं भेजा गया था, बल्कि उसे पीछे से बैकअप दे रहा था हमारा दूसरा विशाल विमान वाहक पोत IS विक्रमादित्य। इन दोनों महाशक्तियों की एक साथ तैनाती ने यह साफ कर दिया कि अगर भारतीय हितों को छुआ गया तो जवाब ऐसा होगा जिसे दुश्मन की पीढ़ियां याद रखेंगी। इसी सैन्य दबाव का नतीजा था कि IRGC ने समझदारी दिखाते हुए भारतीय जहाज़ों को छोड़ना ही बेहतर समझा। लेकिन भारत की तैयारी सिर्फ हॉर्मुज तक सीमित नहीं थी। इस समय अरब सागर और ओमान की खाड़ी में भारत के 6 और अत्याधुनिक युद्धपोत पूरी तरह सक्रिय है। यह युद्धपोत हॉर्मुज से निकलने वाले हर एक भारतीय जहाज को अपनी सुरक्षा में ले रहे हैं और उन्हें एस्कॉर्ट करते हुए भारतीय तटों तक सुरक्षित पहुंचा रहे हैं। भारतीय नौसेना ने समंदर में सुरक्षा की ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी कर दी है कि अब किसी भी अनहोनी की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। यह नए भारत की वह नीति है जो शांति की बात तो करती है, लेकिन अगर कोई रास्ता रोकने की कोशिश करे तो उसे अपनी ताकत का एहसास कराना भी बखूबी जानती है। हॉर्मुज के उस संग समुद्री रास्ते में तनाव इतना बढ़ गया था कि हवा में भी भारीपन महसूस किया जा सकता था। जब ईरान की विशेष सैन्य टुकड़ियों ने भारतीय तेल टैंकरों के करीब आने की कोशिश की, तो उन्हें उम्मीद थी कि शायद भारत कूटनीतिक बातचीत में उलझ जाएगा। लेकिन वे ये भूल गए कि इस बार उनके सामने खड़ा था विक्रांत, एक ऐसा लड़ाकू जहाज जो केवल हथियारों से नहीं बल्कि दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक से लैस है। जैसे ही ईरानी स्पीड बोट्स ने भारतीय बेड़े की घेराबंदी करने का प्रयास किया, विक्रांत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तंत्र ने अपना काम शुरू कर दिया।
हमारे रडार्स ने दुश्मन की हर हरकत को न केवल ट्रैक किया बल्कि उनके कम्युनिकेशन सिस्टम में भी ऐसी हलचल पैदा कर दी कि उनके लिए आपस में संपर्क साधना मुश्किल हो गया। यह एक साइलेंट वॉर थी जहां बिना निशाना साधे भारत ने यह साबित कर दिया कि समुद्र के इस हिस्से में अब किसी की मनमानी नहीं चलेगी। इस पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी ताकत थी विक्रांत और विक्रमादित्य की जुगलबंदी। जब दो विमान वाहक पोत एक साथ किसी मिशन पर होते हैं तो वह केवल सुरक्षा नहीं बल्कि एक स्पष्ट चुनौती होती है। ईरान की IRGC को यह एहसास हो गया कि अगर उन्होंने भारतीय बेड़े को रोकने की एक भी हिमाकत की तो उन्हें इसका बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसी मनोवैज्ञानिक दबाव का नतीजा था कि जो तेहरान पहले भारतीय जहाज़ों के दस्तावेजों की घंटों जांच करता था, वह अब है कि भारतीय जहाज़ों को अब हार्मोन से गुजरने के लिए ग्रीन कॉरिडोर जैसा माहौल मिलने लगा है। लेकिन सच्चाई कड़वी है। ईरान ने यह रास्ता खुशी खुशी नहीं बल्कि मजबूरी में दिया है। उसे पता है कि विक्रांत के रडार की जद में आने का मतलब है अपनी पूरी सामरिक स्थिति को खतरे में डालना। इधर अरब सागर और ओमान की खाड़ी का नज़ारा भी किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं है। भारत के 6 अत्याधुनिक युद्धपोत जिनमें गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स शामिल हैं, एक अभेद्य दीवार की तरह तैनात है। यह युद्धपोत हॉर्मूज से निकलने वाले हर एक टैंकर को अपनी निगरानी में ले रहे हैं। यह एक रिले रेस की तरह है जहां एक यूनिट दूसरी यूनिट को जहाज सौंपती है और उसे भारतीय तटों तक पूरी सुरक्षा के साथ पहुंचाया जाता है। भारतीय नौसेना ने यह सुनिश्चित किया है कि हमारे नागरिकों और हमारे संसाधनों की सुरक्षा में 1 इंच की भी चूक ना हो। लेकिन जहां एक तरफ हम समंदर में अपनी इस जीत का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर एक ऐसी खबर आ रही है जिसने दिल्ली के नीति निर्माताओं की नींद उड़ा दी है। वह चाबार पोर्ट, जिसे हमने अपना सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार माना था, वह अब अचानक हमारे लिए एक बड़ी पहेली बन गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। जिस तरह आज भारत के जांबाज सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना समंदर में दुश्मनों का रास्ता रोक कर खड़े हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उनकी इस वीरता और भारत की इस दहाड़ के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो करना चाहिए? आपके एक लाइक से हमें और भी अच्छी रिपोर्ट लाने की हिम्मत मिलती है। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और देश हित की खबरें दुनिया के सामने आती रहे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे छूट ना जाए। साथ ही कमेंट बॉक्स में वीर जवानों को अपनी एकता का संदेश देने के लिए पूरे जोश के साथ लिखिए भारत माता की जय, क्योंकि यह वीडियो सीमा पर हमारे वीर जवान भी देखते हैं। चलिए अब वापस चलते हैं उस खतरनाक मोड़ पर जहां ईरान को भारत की असली ताकत का अंदाजा होने वाला था। दोस्तों, समंदर में विक्रांत की जीत का डंका तो बज रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि होर्मुज के इस पूरे बवाल का सबसे बड़ा समाधान हमारे पास सालों पहले से मौजूद था। मैं बात कर रहा हूं चाबहार पोर्ट की, लेकिन विडंबना देखिए, जिस चाबहार को भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत कहा जा रहा था, आज वही भारत के गले की हड्डी बनता जा रहा है। इस समय हॉर्मूज का रास्ता कब खुलेगा और कब बंद होगा, इसकी अनिश्चितता ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला रखा है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा है। हालत यह है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के फोन कॉल्स और अमेरिका की तरफ से आ रही तीखी चेतावनियों ने माहौल को और भी पेचीदा बना दिया है। ईरान का रुख साफ है, जब तक आर्थिक नाकाबंदी नहीं हटेगी हॉर्मूज का संकट बना रहेगा। अब सवाल यह उठता है कि हिंदुस्तान ने इस पूरे खेल में क्या खोया। चाबहार पर अमेरिकी प्रतिबंधों से जो छूट मिली थी, उसकी समय सीमा 26 अप्रैल को खत्म हो चुकी है। आज जब हम इस पर बात कर रहे हैं तो उस तारीख को बीते कई दिन हो चुके हैं और भारत के ऊपर भारी दबाव है कि वह चाबहार प्रोजेक्ट से पीछे हट जाए। जरा सोचिए, अगर चाबहार से मुंबई का सीधा समुद्री रास्ता पूरी तरह चालू होता तो हमें हॉर्मूज के उस खतरनाक मोड़ पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नक्शा आपके सामने है, हॉर्मूज कहीं और है और चाबहार ओमान की खाड़ी के उस सुरक्षित हिस्से में है जहां अमेरिकी या ईरानी नाकाबंदी का असर बहुत कम होता है। हमने इस प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। पोर्ट तैयार है, मुंबई से दूरी भी कम है, लेकिन आज हम इसका इस्तेमाल अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी पाक क्या कर रहा है, उस पर गौर कीजिए। चाबहार से चंद मील की दूरी पर स्थित
गदर पोर्ट पर चीन, ईरान और पाक का एक नया त्रिकोण बन चुका है। पाक ने न केवल ग्वादर को सक्रिय कर दिया है, बल्कि कराची पोर्ट के साथ मिलकर ईरान से आने वाले सामान के लिए 6 नए ज़मीनी रास्ते खोल दिए हैं। यानी पाक को न होर्मुज़ की चिंता है और ना ही किसी नाकाबंदी की, अब जैसी चिटी दामती की। वहीं भारत जो विश्वगुरु बनने की राह पर है, वह अमेरिका के दबाव में आकर अपने ही पुराने मित्रों और सस्ते तेल के स्रोतों से दूर होता गया। हमने इजराइल के हाइफा पो से लेकर मुंबई तक के रूट पर सारा जोर लगा दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि अगर हॉर्मोस बंद हुआ तो उस वैकल्पिक रास्ते का क्या होगा जिसे हमने खुद अपने हाथों से सींचा था। आज नतीजा ये है कि ना चाबहार पूरी तरह हमारे काम आ रहा है और ना ही हमें वह सस्ता तेल मिल रहा है जिसकी भारत को सख्त जरूरत है। सवाल बहुत सीधा है और बहुत कड़वा भी। अमेरिका के साथ दोस्ती की खातिर हमने अपने पुराने और भरोसेमंद साझेदारों को नाराज करके आखिर क्या पाया? आज जब हम आर्थिक मोर्चे पर संघर्ष कर रहे हैं तो हमें यह सोचना होगा कि क्या हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति खो चुके हैं। राम माधव जैसे बड़े नाम अमेरिका में बैठकर कहते हैं कि हमने रूस और ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया क्योंकि अमेरिका ने ऐसा कहा था, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? अमेरिका ने हमारे ऊपर पहले से भी ज्यादा टैरिफ लगा दिए। हमारी कालीन इंडस्ट्री से लेकर दवाइयों के एक्सपोर्ट तक हर चीज पर अमेरिकी पाबंदियों की मार पड़ी है। हमने अमेरिका को खुश करने के लिए अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को दांव पर लगा दिया। नतीजा यह हुआ कि आज हमारे देश में ऊर्जा बिल बढ़ता जा रहा है, शिपिंग और इंश्योरेंस की लागत आसमान छू रही है और सप्लाई चेन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। आज देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल और डीजल की किल्लत शुरू हो गई है। एयरलाइंस कंपनियां कह रही हैं कि फ्यूल महंगा होने की वजह से उन्हें अपने ऑपरेशन बंद करने पड़ेंगे। आखिर किस बात के लिए हम अमेरिका के सामने झुकते चले गए? दोस्तों, यहाँ आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम वाकई एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर रहे हैं या हम केवल एक महाशक्ति के हितों का साधन बनकर रह गए हैं? आज की महाकहानी का यह हिस्सा हमारे देश की उस खुद मुख्तारी पर चोट करता है जिसे हमने दशकों की मेहनत से हासिल किया था। इतिहास गवाह है कि जब जब भारत ने अपनी शर्तों पर फैसले लिए, तब तब दुनिया ने हमारा लोहा माना। लेकिन चाबहार के मामले में ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी बिसात पर मोहरे बन गए जहां चाले कोई और चल रहा था। आज जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है और हमारी रसद की लाइनें कटी हुई हैं, तब हमें यह एहसास हो रहा है कि चाबहार केवल एक बंदरगाह नहीं था, वह हमारी ऊर्जा की आज़ादी का प्रवेश द्वार था। 23 साल पहले जब इस परियोजना की नींव रखी गई थी, तब सपना था एक ऐसा मार्ग जो पाकिस्तान को बाईपास करते हुए हमें सीधे मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ दे। वह सपना था इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का। अगर आज ये कॉरिडोर सक्रिय होता तो न केवल हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता, बल्कि रूस और मध्य एशिया से आने वाला कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस बेहद सस्ती दरों पर भारत पहुंचती। लेकिन हमने क्या किया? हमने अमेरिका के उस बैन को अपनी नियति मान लिया, जिससे दुनिया के कई दूसरे देश चुनौती दे रहे थे। चीन ने ईरान के साथ 400 अरब डॉलर की डील कर ली। रूस ने अपने संबंधों को और मजबूत किया। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने भी मौका देखकर अपने रास्ते खोल लिए। लेकिन भारत, जो खुद को एक उभरती हुई शक्ति कहता है, वह वेट एंड वॉच की नीति में फंसा रहा। आज जब हमारी फैक्ट्रियां कच्चे माल की कमी से जूझ रही हैं और हमारे छोटे शहरों के बाजारों में सामान की किल्लत होने लगी है, तब हमें समझ आ रहा है कि चाबहार को एक्टिवेट न करना कितनी बड़ी रणनीतिक भूल थी। इस पूरी कूटनीति का सबसे बड़ा खामियाजा देश की आम जनता भुगत रही है। जब शिपिंग और बीमा की लागत बढ़ती है तो उसका सीधा असर आपकी थाली पर पड़ता है। हमारे एक्सपोर्ट में जो 7% की गिरावट आई है, वह केवल एक आंकड़ा नहीं है। यह लाखों मजदूरों की छंटनी और हजारों बंद होती छोटी फैक्ट्रियों की चीख है। कालीन उद्योग से लेकर हैंडीक्राफ्ट तक, जो लोग ईरान और मध्य एशिया के रास्ते अपना माल भेजते थे, आज वे सड़कों पर हैं। हमने अमेरिका को अपना परम मित्र माना, लेकिन क्या उस मित्रता ने हमें संकट के समय कोई ढाल दी? क्या अमेरिका ने हमें वह तेल दिया जो ईरान हमें रियायती दरों पर देने को तैयार था? जवाब है नहीं। बल्कि अमेरिका ने भारत पर व्यापारिक प्रतिबंधों की तलवार हमेशा लटकाए रखी। आज जब हम चाबहार को दोबारा किसी प्राइवेट कंपनी के जरिए शुरू करने के लिए कोने से रास्ता निकालने की कोशिशें कर रहे हैं, तो यह हमारी कमजोरी को दर्शाता है, हमारी ताकत को नहीं।
हमारी ताकत एक स्वतंत्र राष्ट्र होने के नाते है। क्या हम सीधे यह नहीं कह सकते थे कि हमारा व्यापार हमारी प्राथमिकता है? अगर हमने उस वक्त मजबूती दिखाई होती तो आज हॉर्मोज की बंदी हमारे लिए कोई संकट नहीं होती। हमारे जहाज ब्यूरो कटौक चाबहार से मुंबई के बीच तेल और गैस ला रहे होते। लेकिन अब स्थिति यह है कि हम एक तरफ हॉर्मज़ में विक्रांत के जरिए अपनी सैन्य ताकत दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ कूटनीतिक टेबल पर अपनी हार का हिसाब लगा रहे हैं। वो भी होर्मुज़ में विक्रांत का शौर्य यह साबित करता है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन चाबहार की कहानी हमें एक कड़ा सबक देती है। सिर्फ सैन्य ताकत काफ़ी नहीं, हमें अपनी कूटनीतिक स्वायत्तता को भी बचाना होगा। किसी एक महाशक्ति पर अति निर्भरता हमारे आर्थिक हितों को चोट पहुंचा सकती है। अब समय आ गया है कि भारत अपनी विदेश नीति में वह कठोरता वापस लाए, जहां हमारे फैसले किसी विदेशी राजधानी में नहीं बल्कि नई दिल्ली में लेकर जाएं। तभी हम अपनी ऊर्जा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के सपने को हकीकत में बदल पाएंगे। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में राहत की लहर दौड़ने लगी जब हॉर्मुज़ की लहरों पर भारत और ईरान के बीच शह और मात का खेल चल रहा था। ठीक उसी समय दुनिया की नजरें एक और बड़े घटनाक्रम पर टिकी थी। यह घटनाक्रम था रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के निर्दयी शतरंज में रूस का भारत के साथ खड़ा होना कोई सामान्य बात नहीं थी। जिस समय पश्चिमी देश और मिडिल ईस्ट के कई राष्ट्र इस तनाव को देख रहे थे, पुतिन का नई दिल्ली आना इस बात का प्रमाण था कि भारत का असली रणनीतिक साझेदार कौन है। पुतिन का यह दौरा केवल शिष्टाचार भेंट नहीं था, बल्कि इसके पीछे रक्षा सौदों की एक ऐसी लंबी फहरिस्त थी जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मचा दी। रूस ने भारत को अपने सबसे आधुनिक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों और लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस प्रणालियों के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। यह डील उस समय हुई जब भारत को अपने टू फ्रंटी कंपनी डाली सिग्नल बाद दोनों के लिए डील बार बीजिंग ऐसे कारदी, दोनों के पास में तम पर संवाद, दोनों के लिए दोनों के पास में तम पर भारत देखा, दोनों के पास में टू, दोनों के पास में 3 से दोनों के पास में तम पर जानता है, दोनों के पास में टू अदिल बड़ी संपदेन आदिल भारत, दोनों के पास में कम सम के पास में 3 से दोनों के पास में 3 से दोनों के पास में 3 से दोनों के पास में दोनों के पास में 3 से 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 दोनों के पास में दोनों मोर्चे को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक हथियारों की सख्त जरूरत थी। रूस ने साफ कर दिया कि दक्षिण एशिया में शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए एक मजबूत भारत का होना दुनिया के हित में है। इतना ही नहीं, रूस ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत के इस एस्कॉर्ट मिशन का समर्थन किया। जब कुछ ताकतों ने भारत के इस कदम को आक्रामक बताने की कोशिश की, तब मॉस्को ने यह स्पष्ट किया कि हर संप्रभु राष्ट्र को अपने ऊर्जा हितों और नागरिकों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। इस कूटनीतिक कवच ने भारत को यह आत्मविश्वास दिया कि वह हॉर्मुज़ में बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के अपनी कार्रवाई जारी रख सके। रूस और भारत की यह अटूट दोस्ती केवल कागजों तक सीमित नहीं रही। हिंद महासागर में रूसी नौसेना की मौजूदगी और भारतीय बेड़े के साथ उनके सूचनाओं का आदान प्रदान इस बात का संकेत था कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो भारत अकेला नहीं होगा। इस रशियन फैक्टर ने ईरान और उसके सहयोगियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत के खिलाफ किसी भी कदम की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। अब यह मुकाबला सिर्फ 2 देशों का नहीं बल्कि एक नए वैश्विक समीकरण का उदय था। हुर्मुज़ के इस तनावपूर्ण घटनाक्रम के बीच भारत की रणनीति का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ सामने आया। वह था अत्याधुनिक तकनीक और इजराइल के साथ हमारा गहरा रक्षा सहयोग। जहां एक तरफ रूसी विमानों और टैंकों ने भारत को आक्रामक शक्ति दी, वहीं दूसरी तरफ इजरायली तकनीक ने हमें एक ऐसा रक्षा कवच प्रदान किया जिसे भेदना किसी भी दुश्मन के लिए लगभग असंभव था। खुफिया सूत्रों के अनुसार भारत ने इस ऑपरेशन के दौरान इजराइल के विश्व प्रसिद्ध आयरन डोम तकनीक के नौसैनिक संस्करण और रडार कैप्चर सिस्टम का सफलतापूर्वक उपयोग किया। आयरन डोम
यह तकनीक इतनी उन्नत है कि यह समंदर में मीलों दूर से आने वाली किसी भी संदिग्ध मिसाइल या सुसाइड ड्रोन को पलक झपकते ही ट्रैक करके हवा में ही ध्वस्त कर सकती है। जब ईरानी ड्रोन भारतीय टैंकरों के करीब आने की कोशिश कर रहे थे, तब भारत के इन साइलेंट रडार्स ने उन पर अपनी ऐसी पकड़ बना ली थी कि उनके लिए हिलना भी मुश्किल हो गया था। यह इजरायली तकनीक केवल रक्षा के लिए नहीं थी, बल्कि यह एक बड़ा रणनीतिक संदेश भी था। इस सिस्टम की मदद से भारतीय नौसेना ने ईरानी गतिविधियों की एक एक सेकंड की जानकारी जुटाई। रडार कैप्चर तकनीक ने दुश्मन के संचार तंत्र में सेंध लगाकर उनके अगले कदम का पहले ही अनुमान लगा लिया था। यही वजह थी कि भारतीय कमांडर्स समंदर में इतने आत्मविश्वास के साथ फैसले ले पा रहे थे। इजराइल के साथ यह सहयोग उस समय और भी महत्वपूर्ण हो गया जब तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश ड्रोन तकनीक के जरिए भारत को चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारत ने दिखा दिया कि जब इजरायली दिमाग और भारतीय जामजी एक साथ मिलते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें पीछे नहीं धकेल सकती। होर्मुज़ की लहरों पर तैनात भारतीय युद्धपोतों पर लगे ये इलेक्ट्रॉनिक आयुध दुश्मन के हर वार को नाकाम करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद थे। इस तकनीकी श्रेष्ठता ने यह सुनिश्चित किया कि हमारे 9 ऑयल टैंकर और 3 गैस टैंकर बिना किसी खरोच के सुरक्षित आगे बढ़ सके। अक्सर जब हम ऐसी सैन्य हलचल देखते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ बंदूकों और मिसाइलों पर जाता है, लेकिन होर्मुज़ की इस जंग के पीछे एक बहुत बड़ी आर्थिक लड़ाई भी लड़ी जा रही थी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है और हमारी अर्थव्यवस्था की धड़कन उन जहाज़ों में छिपी है जो अरब सागर की लहरों को चीरते हुए भारत पहुंचते हैं। जरा सोचिए, अगर होर्मुज़ का वो रास्ता बंद हो जाता या हमारे उन 9 तेल टैंकरों को रोक लिया जाता तो क्या होता? भारत की 80% से ज्यादा तेल की जरूरतें आयात से पूरी होती हैं। अगर ये लाइफलाइन कट जाती तो रातों रात देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगती, ट्रांसपोर्टेशन ठप हो जाता, महंगाई बेकाबू हो जाती और हमारी फैक्ट्रियों के पहिए थम सकते थे। यह केवल 9 जहाज़ों का मामला नहीं था, बल्कि भारत के मध्यम वर्ग की जेब और देश के विकास की गति पर सीधा हमला था। यही वजह थी कि नई दिल्ली ने इस ऑपरेशन को अपनी टॉप प्रायोरिटी पर रखा। भारत अब उस दौर में नहीं है जहां हम किसी दूसरे देश की दया पर निर्भर रहे कि वह हमारे जहाज छोड़ेगा या नहीं। अब भारत ने प्रोएक्टिव नीति अपना ली है। हमने दुनिया को दिखा दिया कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम समुद्र में युद्ध स्तर पर उतरने से भी पीछे नहीं हटेंगे। सुरक्षित निकाले गए उन जहाज़ों ने न केवल तेल और गैस पहुंचाई, बल्कि पूरी दुनिया को भारत की आर्थिक मजबूती का संदेश भी दिया। हमने साबित किया कि भारत अपने हितों के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव या क्षेत्रीय अस्थिरता का सामना करने में सक्षम है। यह ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि यह भारत के उन करोड़ों लोगों के भरोसे की जीत थी जो एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य की उम्मीद करते हैं। समुद्र में तैनात हमारे युद्धपोतों ने यह सुनिश्चित किया कि भारत के विकास का इंजन कभी धीमी गति से ना चले। जैसे ही भारतीय टैंकरों का वह पेड़ा होर्मुज़ के अशांत पानी से निकलकर सुरक्षित समुद्र में दाखिल हुआ, यह केवल एक मिशन की समाप्ति नहीं थी, बल्कि यह दुनिया के सामने एक नए भारत के उदय का उद्घोष था। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भारत ने वह कर दिखाया जो अक्सर दुनिया की केवल गिनी चुनी महाशक्तियां ही कर पाती हैं। हमने अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की, अपने नागरिकों का मान बढ़ाया और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना युद्ध किए अपनी सामरिक श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। इस ग्रेट एस्कॉर्ट मिशन के सफल होने के बाद अब भारत रुकने वाला नहीं है। इस घटनाक्रम से मिली सीख ने हमारी रक्षा नीति को हमेशा के लिए बदल दिया है। भारतीय नौसेना अब अपनी पहुंच को और अधिक विस्तार दे रही है। नई दिल्ली में अब उन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है जिससे भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए हमें किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। हम अपनी ब्लू वाटर नेवी की क्षमता को और मजबूत कर रहे हैं ताकि हिंद महासागर से लेकर होर्मुज़ और उससे आगे तक भारत का दबदबा कायम रहे। इस पूरे संघर्ष का सबसे भावनात्मक और गौरवशाली पहलू था उन 34 भारतीयों की सुरक्षित वापसी। जब वे जांबाज अपने वतन की मिट्टी पर वापस लौटे तो उनके चेहरों पर वही सुकून था जो एक सुरक्षित राष्ट्र के नागरिक के पास होता है। उन्होंने अपनी आंखों से देखा
कि कैसे उनका देश उनके लिए समंदर में पहाड़ बनकर खड़ा हो गया। ये भारत सरकार और हमारी सेना की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर एक भी भारतीय संकट में होगा तो पूरा देश उसकी ढाल बनेगा। घंटी की आवाज़